कल हम लोगों ने बात खत्म की थी यहां पे कि सेशन न्यायालय के समक्ष जब विचारण चलेगा तो सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण चले इससे पहले अभियुक्त को उन प्रपत्रों की प्रतियां मिल जानी चाहिए जिन प्रतियों का उपयोग अभियोजन विचारण के दौरान स्वयं के निर्भर रहने के लिए करेगा। और चूंकि अपराध की गंभीरता इसके आधार पर सीआरपीसी में क्या किया गया है, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणीय मामले और मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारणीय मामलों का विभाजन है। तो फिर गंभीर अपराधों की दशा में यह समुचित नहीं माना गया कि किसी भी प्रकार का अंतर विचारण की प्रक्रिया में किया जाए। इसलिए जब हम लोग सत्र विचारण पर पहुंचेंगे तो एक चीज ध्यान में आएगी कि सत्र विचारण होने की दशा में मामला प्रथमतः पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है या पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा आधार पर संस्थित है, इसका कोई मूल्य नहीं और मामले के विचारण की प्रक्रिया एक ही है। लेकिन मजिस्ट्रेट के समक्ष छोटे मामले से लेकर गंभीर मामले विचारित होंगे, लेकिन अति गंभीर उसके समक्ष विचारित भले ही हो जाए लेकिन दंड देने की ताकत उसमें नहीं रहेगी। जब हम लोग सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची देखते हैं तो वहां ऐसे अनेकों अपराध दिए हैं जिनमें आजीवन कारावास प्रोवाइड, किंतु वे मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय घोषित किए गए। और जब आगे के प्रावधानों में हम लोग पहुंचेंगे तो पूर्व की सीआरपीसी में सेक्शन 325 है और अब 325 का कुछ और हो गया होगा। वो ये कहती है कि अगर मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंडादेश नहीं दे सकता और उसका विचार है कि और कठोर दंडादेश मिलना चाहिए, पर्याप्त कठोर नहीं दे सकता क्योंकि मजिस्ट्रेटों की जो दंडादेश देने की शक्ति है वो प्रतिबंधित है। उसके संबंध में पीछे हम लोगों ने सेक्शन देखे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास सिर्फ 3 वर्ष तक दंडित कर सकता है और जो एसीजीएम और सीजीएम रैंक के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है वो भी केवल 7 वर्ष इतना ही दंडित कर सकते हैं। और अर्थदंड देने के संबंध में सीजीएम और एसीजीएम की शक्ति अप्रतिबंधित भले ही हो, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की तो उस संबंध में भी शक्ति प्रतिबंधित ही है। पूर्व में हम लोगों ने देखा था 10,000 रुपए, अब दाई बीएनएसएस में कुछ बढ़ गया हो तो पता नहीं, देख लीजिएगा। ये बातें इतने महत्व की नहीं होती जिन पर बहुत जोर दिया जाए, मीनिंग दरबार मेरे द्वारा जोर दिया जाए, आपके द्वारा दिया जाना जरूरी है क्योंकि आप विद्यार्थी की संस्थिति में हैं और हम विद्यार्थी की संस्थिति में नहीं हैं। ये यूं कहें हम भी विद्यार्थी की ही संस्थिति में हैं, लेकिन आपको प्रतियोगिताएं देनी है, हमें अब कोई प्रतियोगिता नहीं देनी है, इतना अंतर जरूर है। इसलिए आपके लिए महत्व की बात हो सकती है कि कितना जुर्माना लगाने की ताकत जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को है। हमारे लिए अब ये महत्व की बात नहीं है। मेरे लिए महत्व की बात सिर्फ इतनी कि उसकी दंडादेश देने की शक्ति प्रतिबंधित है, जबकि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय इनकी शक्ति अप्रतिबंधित है, किंतु सेशन न्यायालय की शक्ति पर भी मृत्युदंड की दशा में प्रतिबंध है। तो इसका मतलब यह निकला कि मजिस्ट्रेट सीरियस ऑफेंसेस को विचारित भले ही कर ले लेकिन दंड नहीं दे पाएगा। तो अगर मोटे मोटे में मान लिया जाए तो मजिस्ट्रेट छोटे मामलों से लेकर और बड़े मामलों तक विचारित कर सकता है। तो जब मजिस्ट्रेट के समक्ष छोटे मामले से लेकर बड़े मामले तक विचारित होंगे तो छोटे से लेकर बड़े तक विचारण की विभिन्न प्रक्रियाएं होनी ही चाहिए। और इसलिए मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारण की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। संक्षिप्त विचारण है, समन ट्रायल है, वारंट ट्रायल है और संक्षिप्त विचारण की दशा में भी
हम लोगों ने देखा कि 206 जो पूर्व में है, और जो अब कितनी हो गई आपका 230 हो गई, कितनी हो गई 229। उसकी प्रक्रिया के माध्यम से भी मजिस्ट्रेट को अपराधों को निपटाने की ताकत दी गई है, विचारित करने की ताकत दी गई। मजिस्ट्रेटों के समक्ष एक और विभाजन हुआ है, और वो केवल वारंट मामले में हुआ है। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित और पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों का विचारण 238 से शुरू है, और पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामलों का विचारण 244 से शुरू है। और विचारण किसी भी अपराध का हो तब शुरू होता है जब आरोप की विरचना हो जाए। आरोप की विरचना से पूर्व विचारण की शुरुआत नहीं होती। तो चाहे पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो और चाहे पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित हो, विचारण की शुरुआत तो तभी होगी जबकि आरोप की विरचना हो जाए। और अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष ट्रायल होना है और वारंट ट्रायल है, यह सम्मन ट्रायल है, जो भी है, उसमें जब भी आरोप की विरचना की जाएगी तो उस समय अभियुक्त उपस्थित होगा न्यायालय में। मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो या पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित हो, अभियुक्त न्यायालय में उस समय उपस्थित होगा जिस समय आरोप की विरचना होगी। लेकिन सेशन ट्रायबल मामले में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पीछे पड़कर आए। जब तक इस संहिता द्वारा या किसी विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से ऐसा उपबंधित न हो, सेशन न्यायालय किसी मामले का स्वयं संज्ञान नहीं करेगा। इसका मतलब संज्ञान तो नीचे ही होगा और आहूत होकर भी मजिस्ट्रेट के यहां ही आएगा। तो आरोप की विरचना से विचारण शुरू होगा, और आरोप की विरचना वही न्यायालय करेगा जिसे विचारण की अधिकारिता है। सेशन मामलों में विचारण की अधिकारिता सेशन न्यायालय को। इसका मतलब यह है कि सेशन ट्रायबल मामला विचारित किए जाने के लिए अभियुक्त आहूत होकर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आएगा, लेकिन अंततः उसे सेशन न्यायालय भेजा जाएगा, और इसी को कचहरी की भाषा में कमिटल प्रोसीडिंग्स कहा जाता है। सेशन सुपुर्दगी यह बोला जाता है। अब जब आरोप की विरचना के लिए वो सेशन न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, अब चूंकि सेशन कोर्ट में गंभीर मामले विचारित होते हैं, इसलिए वहां सोर्स के आधार पर कोई डिवीजन नहीं है। मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित हो, विचारण की प्रक्रिया एक और विस्तृत विचार चलेगा। इसलिए जिन भी तरीकों से मामला संस्थित हुआ हो, अभियुक्त को उन सारे प्रपत्रों की प्रतियां मिलनी ही चाहिए जिन पर अभियोजन का निर्भर करने का विचार है। इसलिए हम लोगों ने देखा था कि 232 ठीक है और 233 ये सेक्शन बनाए गए थे। 232 में उसने कहा था प्रत्येक मामला जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है, और 233 में स्पेसिफिकली उसने सेशन कोर्ट की बात की, मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात नहीं की, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट में अभियुक्त आहूत होकर जिस साक्ष्य के आधार पर आएगा, उस साक्ष्य को लेटर स्टेजेस पर संज्ञान में ही नहीं लिया जाएगा जब मामला विचारित होना शुरू होगा। और विचारित होना कब शुरू होगा? जब आरोप की विरचना होगी, और आरोप की विरचना के समय अभियुक्त मौजूद होगा। इसलिए पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित जो मामले हैं और मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, उसमें प्रतियां जिन पर अभियोजन का निर्भर करने का विचार है, उन्हें दिए जाने के लिए कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन बीएनएसएस या सीआरपीसी में नहीं है, लेकिन सेशन कोर्ट के मामले में है। ठीक है, ये बात हमने दोहराई इसलिए क्योंकि कल जब हम दोहरा रहे थे, बता रहे थे इस बात को, तो आप में से कई के ध्यान भटक जाने के कारण यह बात आपको समझना मुश्किल हो गई कि आखिर 233 इसमें यह क्यों लिखा है कि परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया नहीं, सॉरी,
32 में कि जब अपराध अनन्यता सचिव न्यायालय द्वारा विचारणीय है, नहीं सॉरी 232 भी नहीं, कहां गया, 231 कि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां दिया जाना। सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय यानी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय जो मामले हैं जो पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संशोधित हुए हैं, उनमें दस्तावेजों की प्रतियां नहीं दी जाएंगी। यही स्थिति निकल रही है। तो इस सेक्शन का औचित्य समझना आपके लिए कठिन हो रहा था। ये यूं कहें मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा जो विचारणीय मामले हैं और पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संशोधित हैं, उनमें 200 और 202 की प्रति आपको मिले, इसकी कोई आवश्यकता इसलिए भी नहीं दिखाई देती क्योंकि हम लोगों ने देखा था पीछे 204 में यह अपेक्षा की गई थी कि सम्मन और वारंट जब जाए तो परिवाद की प्रति भेजी जाए, ठीक है ना। हालांकि वहां परिवाद की प्रति शायद उसी को भेजने के लिए अपेक्षा की गई है, शायद उसके अलावा किसी चीज की प्रति, हाँ ठीक है, हाँ परिवाद की एक प्रतिलिपि, यानी 200 202 में जो साक्ष्य आया उसकी प्रतिलिपि भेजे जाने की कोई अपेक्षा वहां नहीं है, लेकिन उसका कोई उपयोग आगे होना ही नहीं है विचारण में। विचारण में जिस साक्ष्य का उपयोग होना वो तो आपकी उपस्थिति में लिया जाएगा। तो फिर सेक्शन लाइक 231 इसको इनेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है उस मामले, उस स्थिति में जबकि मामला पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संशोधित है और मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय है और अनावश्यक कानून में कुछ होता नहीं और आवश्यक कुछ छूटता नहीं। इसका उदाहरण कौन सा है, 209 और 210 जो अब 232 और 233 के रूप में हमारे सामने है। आवश्यक कुछ छूटेगा नहीं और अनावश्यक एक भी सेक्शन आएगा नहीं। यही कानून की विशेषता है। तो 232 आप देखें क्या कहता है, जब अपराध अनन्यता है सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना। उसने अपराध नहीं कहा है कि जब अपराध सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो उस अपराध को सेशन सुपुर्द किया जाना, शब्दावली ये नहीं है। जो शब्दावली उपयोग की गई वो क्या, जब अपराध अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना। यहां अपराध कहा और जो सुपुर्दगी की बात आई तब मामला कहा। अंतर है दोनों बातों में और अंतर ना होता तो विधायिका इस शब्दावली का प्रयोग करेगी क्यों। अगर वो कह रही है कि जब अपराध सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय हो और अनन्यता एक्सक्लूसिवली मीनिंग दरवाई सेशन के अलावा अन्य कोई विचारित कर ही नहीं सकता, तो जब अपराध अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब अपराध नहीं मामला उसे सुपुर्द करना। यानी अगर किसी मामले में एक भी अपराध सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय आ गया तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ उस अपराध को उठा करके सेशन सुपुर्द कर दें, पूरा मामला सेशन सुपुर्द होगा उस दशा में, भले उस मामले में अन्य अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय न भी हो। और इसी सेक्शन का क्रियान्वयन आप न्यायालय में रोज देखते हैं। किसी मामले में एक या दो अपराध सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय और उसी मामले में अनेकों अपराध अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं भी हैं तो भी पूरा मामला सेशन सुपुर्द होता है और मामला सेशन सुपुर्द उस दशा में भी होता है जबकि एक ही घटना, इसके आधार पर आप कहते हो कि मेरे साथ अपराध हुआ और हम कहते हैं मेरे साथ अपराध हुआ, तब भी पूरा मामला, इसीलिए वहां खड़े होकर कहा जाता है कि सर क्रॉस केस से कमिट होना चाहिए
क्योंकि पूरा मामला ये सेशन सुपुर्द होगा, क्योंकि पूरे मामले को सुने बिना किसी भी दशा में कोई निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता, ऐसा निष्कर्ष जो न्यायपूर्ण हो। तो कहता है कि पूरा मामला उसे सुपुर्द किया जाएगा। कब? जब पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा संस्थित किसी मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है, तो यह प्रतीत उसे कब होगा? जब वो सोचेगा, विचारेगा, देखेगा, सुनेगा, तभी तो प्रतीति होगी, नहीं तो प्रतीति आएगी कहां से? प्रतीति हो इसके लिए तुम्हें जानकारी तो हो। जिस चीज की जानकारी ही नहीं, उसकी प्रतीति तुम्हें कैसे हो सकती है? चीज की जानकारी ये पहली आवश्यकता है, तब आपको उस चीज की कोई प्रतीति अनुभव हो सकती है। जैसे कोई कहे कि फलाना अंधा है और उसने अंधेरा देखा, नहीं देख सकता। अंधेरा भी किसकी प्रतीति है? आंख वाले की। तुमने उजेला देखा है इसलिए तुम अंधेरा बता सकते हो, लेकिन जिसने उजेला ही नहीं देखा वो अंधेरा भी कैसे देखेगा? अगर आप सुख का बोध करना चाहते हैं तो दुख के लिए तैयार होइए, क्योंकि अगर दुख नहीं है तो सुख भी नहीं है। सुख की अनुभूति कहां है? सुख की अनुभूति तो दुख में है, नहीं तो रिकॉग्नाइज कैसे करोगे भाई? आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई मेजरमेंट, कोई मापदंड ये चाहिए। आखिर आपका मापदंड क्या होगा? तब तो एक ही स्थिति है, उस स्थिति, उस दशा को सुख कहा जाए या दुख, वो तो कोई स्थिति नहीं हो सकती। इसीलिए अगर कोई ये पाता है कि कष्ट है तो उसे प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि कष्ट के निवारण का उपाय डेफिनेट होगा। भाई कष्ट है ये पता कैसे लग रहा है? ये पता तो इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप ये जानते हैं कि कष्ट की यह अवस्था शाश्वत और स्थायी नहीं हो सकती। यानी कष्ट निरोध की कोई स्थिति डेफिनेटली होगी। अगर कष्ट निरोध नहीं है तो कष्ट भी नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर कष्ट है तो आपसे, ठीक है, अपेक्षा की जाती है कि आप प्रयत्न और प्रयास करें और इस कष्ट से बाहर आने की कोशिश करें, क्योंकि दुख या कष्ट यह अवस्था शाश्वत नहीं हो सकती, ये स्थायी नहीं हो सकती। और एक चीज और भी है कि कष्ट या दुख नाम ही इसी चीज का है कि जिस स्थिति में आप रहना नहीं चाहते तो आप चाहें तो उसे बदल लें। तो जो कुछ आपको प्रतीत हो रहा है वो प्रतीत आपको तभी हो सकता है जब आप आपके समक्ष जो स्थितियां हैं उन पर विचार करें और एक निष्कर्ष पर आए कि हमें जो प्रतीत हो रहा है वो सत्य है या नहीं। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष जब अभियुक्त हाजिर होता है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट को यदि यह प्रतीत होता है कि उसके द्वारा जो अपराध किया गया वो ऐसे मामले में कारित किया गया जिनमें से एक भी अपराध अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो उससे अपेक्षित यह है कि धारा 230 या 231 के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात, यानी बिफोर दैट नहीं,
कापीज आप देंगे। ठीक है, 230 या धारा 231 के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा और जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए अभियुक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में तब तक के लिए प्रतिप्रेषित करेगा जब तक ऐसी सुपुर्दगी नहीं कर दी जाती। अब इन शब्दों को समझना पड़ेगा। देखिए, व्यक्ति गिरफ्तार हो गया था, चाहे पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला हो, यानी जब एफआईआर लिखी, अन्वेषण अधिकारी ने आवश्यक समझा कि गिरफ्तारी कर ली जाए, उसने कर ली। परिवार पर आहूत हुआ, मजिस्ट्रेट के समक्ष आया, तो मजिस्ट्रेट को भी गिरफ्तार कर लेने की ताकत है, वो गिरफ्तार कर लेगा। अब गिरफ्तारी के बाद जमानत का अधिकार शुरू हो गया। जैसे गिरफ्तार हुआ व्यक्ति, या तो जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, दो ही बातें तो होगी। अगर पुलिस रिपोर्ट पर, ठीक है, संस्थित मामला है, तो जैसे ही एफआईआर हुई और जब गिरफ्तार हुआ, उसके बाद या तो जमानत मिली या नहीं मिली। मिल गई तो बात खत्म, ठीक है, अपने घर चला गया। आप अपना अन्वेषण करते रहिए, पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करिए, और अगर उस पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान किसी अपराध का अंतर्गत धारा 210 1B मजिस्ट्रेट करता है तो आहूत कर लेगा अंतर्गत धारा 227 या अंतर्गत धारा 204, और अभियुक्त आहूत होकर आ गया। अब वो 207 के उपबंधों का अनुपालन करेगा, और अनुपालन करने के पश्चात अगर उसे प्रतीत होता है कि अभियुक्त अनन्यता सच्च न्यायालय द्वारा विचारणीय है, वहां भेज देगा, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अभियुक्त को जमानत नहीं मिली, यह भी स्थिति हो सकती है, दशा तो यह भी हो सकती है कि उसे जमानत नहीं मिली। तो जब तक अन्वेषण चलता रहा, तब तक तो अंतर्गत धारा 167, ठीक है, 167 में 19 जोड़ दीजिए, जितना बने, ठीक है, उतने के अंतर्गत अभियुक्त की ठीक है, अभियुक्त की अभिरक्षा संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा 15-15 दिन की अवधि के लिए तय होती रही थी, और मैक्सिमम 90 डेज या 60 डेज में अन्वेषण अभिकरण से यह अपेक्षित था कि या तो वो पुलिस रिपोर्ट भेजे, और अन्यथा उसे 167 सबसेक्शन 2 उसके अंतर्गत जमानत प्राप्त हो गई होगी, ठीक है ना। और अगर जमानत वहां मिल गई तो भी बात खत्म, और अगर वहां भी नहीं मिली, अगर वहां भी नहीं मिली तो पुलिस रिपोर्ट आ गई है, ठीक है, तो अब न्यायिक अभिरक्षा वहां नहीं बढ़ सकती, क्योंकि 167 में जो रिमांड होता था वो कब तक के लिए था, जब तक आरोप पत्र अर्थात पुलिस रिपोर्ट ना आ जाए। अब वहां खत्म हो गया मामला, अब नहीं हो सकता वहां। लेकिन जमानत तो उसे मिली नहीं, और 167 में अब उसका रिमांड हो नहीं सकता, और विचारणा इसलिए नहीं शुरू हो सकता क्योंकि 207 के उपबंधों का अभी अनुपालन होना है। अगर अपराध अनन्यता सच्च न्यायालय द्वारा विचारणी है तो 207 के उपबंधों का अनुपालन होना है, इसलिए उसे अभी, ठीक है, विचारित यह भी नहीं किया जा सकता और घर भी नहीं भेज सकते, ठीक है, क्योंकि जमानत उसे मिली नहीं है। तो ऐसी दशाओं में जो रिमांड होगा वो पहले कहां होता था, 209(1)A, अब होता है 209 का, वन नहीं है, काई है सीधे सीधे, ठीक है। क्या कहता है कि विचारणीय है, तो वह धारा 230 या 231 के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा, ठीक है, और जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी अगर अभियुक्त को जमानत इस दिनांक तक भी मिल जाती है तो दे देगा, ठीक है, तब तो छोड़ ही देगा भाई, कहीं से भी उसे जमानत मिल जाती है तो छोड़ देगा। और अगर नहीं मिलती
तो जमानत के बारे में इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ठीक है, उसे अभिरक्षा में तब तक के लिए प्रतिप्रेषित करेगा जब तक ऐसी सुपुर्दगी नहीं कर दी जाती। और सुपुर्दगी कब होगी? जब 230 या 231 के उपबंधों का अनुपालन हो जाएगा, तभी तो सुपुर्दगी होगी, उससे पहले होगी नहीं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे ही चार्जशीट फाइल हुई, वैसे ही अब अभिरक्षा में अभियुक्त को रखने का जो आदेश है वो कहां होता है? 209 सबसेक्शन 1 कह ले या काखंड कह ले, इसके अंतर्गत अब रिमांड होगा उसका, ठीक है ना, क्योंकि तब तक के लिए अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा जब तक ऐसी सुपुर्दगी नहीं हो जाती। और ऐसी सुपुर्दगी कब होगी? जब 230 या 231 के उपबंधों का अनुपालन हो जाएगा। तो अब रिमांड यहां होगा, ठीक है ना। 3 जगह रिमांड होता है, एक 167 अन्वेषण के दौरान, 209 जब कमिटल होगा, और 309 जब कमिटल नहीं होगा बल्कि विचारण चलेगा। जिस समय विचारण चलेगा तब, क्योंकि कमिटल तक 209 में होगा, और कमिटल के बाद जब विचारण शुरू हो गया सेशन न्यायालय के समक्ष, तब रिमांड कैसे होगा? क्योंकि मान लीजिए बेल तब भी नहीं मिली, जरूरी थोड़ा ही बेल मिली जाएगी, तब भी ना मिली, तो संपूर्ण विचारण के अवधि में जो रिमांड होगा कि वो कहां होगा? 309 जो पूर्व में थी। अब 309 की कितनी हो गई? करेस्पॉन्डिंग सेक्शन, हम 309 बोल रहे हैं, आप करेस्पॉन्डिंग सेक्शन देख लेंगे, ठीक है ना। तो 3 जगह रिमांड होगा, क्योंकि 3 स्टेजेस हैं। जब मामला ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो 3 स्टेज है, एक अन्वेषण की है, दूसरी सेशन सुपुर्दगी की है, और तीसरी विचारण की है। और अगर मामला ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट है तो एक अन्वेषण की है और दूसरी विचारण की है, तब 209 की हट जाएगी बीच से, ठीक है ना। और पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित है तो भी जिस दिन 204 में आहूत होकर आएगा उसका या तो अभिरक्षा में जाएगा, ठीक है, और जमानत नहीं मिलेगी तो ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन अगर है तो 209 में रिमांड होगा, फिर 309 में होगा। 167 उस दशा में अनावश्यक हो गया। अगर ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट है तो 309 में रिमांड होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन हैं जिनमें विभिन्न स्टेजेस में अभियुक्त का रिमांड होता रहता है, ठीक है। तो आप तीनों सेक्शन इन विजन रखेंगे तो आपको एक कंप्लीट प्रोसीजर दिखाई देता रहेगा और कोई दिक्कत उसमें नहीं आती, ठीक है ना। तो अब एक तो तब तक के लिए सुपुर्दगी कर दी गई जब तक ऐसी सुपुर्दगी नहीं हो जाती, तब तक के लिए अभिरक्षा काखंड में तय हो गई। खाखंड क्या कहता है? जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंध के अधीन रहते हुए विचारण के दौरान और समाप्त होने तक अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा। यानी 209 बी में, ठीक है, जब सुपुर्दगी करेगा, जिस समय सुपुर्दगी करेगा उस समय जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी उस समय भी बेल मिल सकती है जब सुपुर्दगी कर रहा है, ठीक है। विचारण के दौरान और विचारण होने तक अभिरक्षा में अभियुक्त को प्रतिप्रेषित करेगा, यानी कंप्लीट ट्रायल के लिए वो अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित कर देगा। और 309 में जब पहुंचेंगे, 309 में जब पहुंचेंगे यानी विचारण चलना शुरू हो जाएगा। जब विचारण चलेगा तो सेशन कोर्ट उसे आहूत करना पड़ेगा, क्योंकि विचारण अभियुक्त की उपस्थिति में ही चलेगा। ऐसा आगे जो प्रोविजन आएंगे वो ये सुनिश्चित करेंगे कि विचारण कैसे होगा, अभियुक्त की उपस्थिति में ही होगा। और यहां उसने अभिरक्षा कब तक के लिए सुनिश्चित कर दी? जब तक विचारण कंप्लीट ना हो जाए। तो आपका सेशन कोर्ट आगे के उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर उसको विचारण के प्रयोजन से अपने समक्ष आहूत कर सकेगा अभियुक्त को। और जब विचारण की कार्यवाही पूरी हो जाएगी या विचारण की कार्यवाही अगले तारीख के लिए या अगली डेट के लिए स्थगित होगी तो अभियुक्त को अभिरक्षा में पुनः प्रतिप्रेषित कर देगा, क्योंकि एक ही डेट में विचारण की कार्यवाही वहां नहीं पूरी हो जाती।
आया, इस डेट पे जो होना है हुआ, फिर प्रतिप्रेषित हुआ। ठीक है, तो आगे के प्रोविजंस के आधार पर यह देखा जाएगा कि वो आहूत करेंगे, फिर प्रतिप्रेषित करेंगे, फिर आहूत करेंगे, फिर प्रतिप्रेषित करेंगे। लेकिन यहां मजिस्ट्रेट 209 बी में विचारण के समाप्त होने तक के लिए उसे महा अभिरक्षा में भेज देगा जब सेशन सुपुर्द करेगा। ठीक है ना। फिर कहता है सी मामले का अभिलेख तथा दस्तावेज और वस्तुएं यदि कोई हो जिन्हें साक्ष्य में पेश किया जाना है उस न्यायालय को भेजेगा। यानी सारी चीजें जितनी साक्ष्य में पेश की जानी है होंगी कहां? मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। और इसीलिए कहते हैं वहां कि सर इसमें 164 का स्टेटमेंट नहीं होने का एप्लीकेशन दो, लोअर कोर्ट से तलब कराओ, देखो मजिस्ट्रेट क्या पड़ा होगा। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट क्या क्यों होगा? क्योंकि सारी चीजें वहीं होती हैं। ठीक है, वहीं रहेंगी और उनकी ड्यूटी है कि जब कमिट करें तो सारी चीजें भेजें। और जितनी चीजें वो भेजते हैं उसकी एक लिस्ट भी होती है। जहां पर कमिटल ऑर्डर होता है कहते कैलेंडर देखो नीचे से ये चीज आई या नहीं आई, उस कैलेंडर में लिखा होता है FIR। ठीक है, अब पहले नंबर मान लीजिए उन्होंने लिख रखा आरोप पत्र। ठीक है, तो आरोप पत्र पर कागज संख्या पड़ी होगी 1 का, फिर नीचे लिखा होगा तहरीर मूल, उस पर पड़ा होगा 2 का। ठीक है, ऐसे करके सारी नंबरिंग होती है और सारे दस्तावेज जो कमिट होकर आ रहा है सारे के सारे वहां दिए होते हैं। क्यों? यहां लिखता है कि मामला अगर सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो मामले का अभिलेख तथा दस्तावेज और वस्तुएं यदि कोई हो जिन्हें साक्ष्य में पेश किया जाना है उस न्यायालय को भेज देगा। आगे कहता है मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द किए जाने की लोक अभियोजक को सूचना देगा। यह भी लिखा होता है कमिटल ऑर्डर, आप देखेंगे कभी हरे पन्ने पर होता है सेशन न्यायालयों में, उसे आप पढ़ेंगे तो नीचे लिखा होता है लोक अभियोजक सूचित हो। ठीक है, क्योंकि लोक अभियोजक सूचित हो, न्यायालय आदेश की भाषा का प्रयोग करेगा और न्यायालय ने जो आदेश किया उसका अनुपालन किसकी जिम्मेदारी? न्यायालय के कार्यालय की है। इसलिए हर कोर्ट के पास एक ऑफिस है, उस ऑफिस से लोक अभियोजक यानी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल है DGC का ऑफिस, वहां सूचना आ जाती है कि कमिट हो गया मामला। और जो कमिट हो गया फिर आरोप की विरचना। अब विचारण की शुरुआत होगी, तो वहां अभी हम लोग पहुंचे नहीं है। अगले ही चैप्टर में आरोप की विरचना कैसे होगी पहले तो यह बताएगा ना, क्योंकि कोई भी काम अगर होगा तो कैसे होगा ये तो तय होना चाहिए। जब तक कैसे होगा ये तय नहीं है तब तक कोई भी काम होगा ही कैसे। तो सबसे पहले वो ये बताएगा कि कैसे होगा, क्योंकि आरोप की विरचना के बिना कोई विचारण होगा ही नहीं। तो ये देखा जाएगा कि आरोप की विरचना में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो अगला चैप्टर है। तो कहता है कि लोक अभियोजक को सूचना देगा, परंतु इस धारा के अधीन प्रक्रियाएं संज्ञान लेने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएंगी। ये नई बात आ गई, पहले ये बात नहीं थी। और मजिस्ट्रेट द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए ऐसी अवधि के लिए विस्तारित की जा सकेगी जो 180 दिनों की अवधि से अधिक न हो, यानी 6 महीने से ज्यादा आप कमिटल नहीं रुकेगा। ठीक है ना, मैक्सिमम 6 महीने अब कमिटल रोका जा सकता है और अदरवाइज आप 90 दिनों की अवधि के भीतर कमिटल करने का प्रयत्न करेंगे। और अगर आपसे अपेक्षा की गई है कि कोई काम करने का आप प्रयास करेंगे तो आपको यह दर्शित करना ही होगा कि आपने प्रयास किया किंतु असफल रहे। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं होता एक लिमिटेशन दी गई है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि अधिकतम 180 दिन है, 90 दिन में नहीं कर पाएंगे तो 180 दिन में कर लेंगे। 180 दिन की अवधि तब मानी गई जब 90 दिन में न कर पाए, तो आप 90 दिन में करने का प्रयत्न करें ना। नहीं कर पाएंगे तब बात अलग है,
तब 180 दिन का समय मिलेगा। लेकिन शुरुआत से ये मान लेना कि अधिकतम 180 दिन और 90 दिन सोते रहना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। तो इसलिए आप प्रथमतः 90 दिन में उसे करने का प्रयत्न किए हैं, इसको दर्शित करना आपकी ही जिम्मेदारी होगा, क्योंकि यहां प्रथमतः आप 90 दिन में कमिट कर दें, इसकी बात कही गई। और आपको करना ही क्या है, 230 या 231 उसके उपबंधों का अनुपालन यही तो करना है। तो आपके पास 3 महीने क्या पर्याप्त नहीं है कि 3 महीने में आपको पुलिस रिपोर्ट के साथ जो जो चीजें आई जिन पर अभियोजन का निर्भर करने का विचार है, वो चीजें उसे देनी है बस, और तो कुछ देना नहीं है। उसके बाद आप कमिटल कर सकते हैं। तो 3 महीने और मैक्सिमम 6 मंथ, जो पहले नहीं थे। और इस कारण पहले 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल मामले कमिट ही नहीं होते थे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अब जो हम लाए हैं इससे स्पीडी डिस्पोजल होगा। ठीक है, आगे कहता परंतु यह और किया, जहां कोई आवेदन सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय किसी मामले में अभियुक्त या पीड़ित या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल किया गया है, तो मामले को सुपुर्द करने के लिए सेशन न्यायालय को भेजा जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट any application filed before the magistrate by the accused or victim or any person authorized by such person in a case trial by court of session shall be forwarded to the court of session with the committal of the case। ठीक है, अगर कोई एप्लीकेशन किसी सेशन न्यायालय के किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की गई है कि अमुक मामला आप सेशन न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है, ये सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दें। ठीक है ना, और सेशन न्यायालय द्वारा परीक्षणीय ये किस आधार पर, जबकि उस पूरे मामले में ऐसा कोई भी अपराध है जो अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। ठीक है ना, तो इट विल बी द ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट कि वो मामले को कमिट कर दे। ठीक है ना, सेशन न्यायालय के समक्ष कहता है परंतु यह और कि जहां कोई आवेदन सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय किसी मामले में अभियुक्त या पीड़ित या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल किया गया है, तो मामले को सुपुर्द करने के लिए सेशन न्यायालय को भेजा जाएगा। ठीक है ना, इन ए केस ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी फॉरवर्डेड प्रोवाइडेड, लेकिन ये किसके लिए कह रहे हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट by the accused or the victim or any person authorized by such person in a case trial by court of session shall be forwarded to the court of session with the committal of the case। एप्लीकेशन भेजी जाएगी या वो मामला भेजा जाएगा, इस पर थोड़ा हमें संदेह पैदा हो रहा है, इसलिए इस पर बात कल करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो भाषा आ रही है इससे थोड़ा सा संदेह में पैदा हो रहा है कि क्या भेजा जाएगा। अगर किसी मामले में एप्लीकेशन आ गई अभियुक्त की ओर से या पीड़ित व्यक्ति की ओर से या किसी अभियुक्त या पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की ओर से कि अमुक मामला ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, उसे सेशन न्यायालय को भेज दीजिए, तो क्या भेजेंगे, आवेदन को भेजेंगे, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास, या मामले को भेजेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अर्थ यही निकलेगा कि मामला भेजेंगे, क्योंकि यही ऊपर से संगत दिखाई देता है। कारण ये अभी होता क्या है, एक मामला ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, उसके आधार पर पुलिस रिपोर्ट लिख ली गई, दूसरा पक्ष कहता है कि इसी मामले में हमारे साथ भी अपराध हुआ। ठीक है, और वो जिस अपराध का कथन कर रहा कायदे में उसे भी वही, क्योंकि वो भी उसी मामले से संबंधित अपराध है ना। भले ही वो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय अपराधों को अपने साथ होना कहता है, वो कहता है इनने हमें मारा फिर हमने इन्हें मारा। ठीक है, तो उसने जो मारा उससे ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन मामला बना, लेकिन इनने जो मारा इससे ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट बना मामला। लेकिन दोनों को सेशन न्यायालय द्वारा विचारित होना चाहिए, क्योंकि पूरा मामला एक ही है। ठीक है, और दोनों अलग अलग इन्वेस्टिगेट हुए, पहला तो सेशन न्यायालय सुपुर्द हो गया, अब दूसरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब तक दूसरा ना पहुंचे तब तक दोनों पर विचार संभव नहीं, यह सम्यक विचार संभव नहीं। तो ऐसी दशा में अगर नीचे एप्लीकेशन दी जाए तो यह मामला
वहां जाना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही मामले से संबंधित अपराध हैं और उनका विचारण एक साथ होना चाहिए। तो लगता यही है कि अगर एप्लीकेशन दी जाती है तो मामला जो सच्चर न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रतीत होता है वहां भेज दिया जाएगा। होना यही इंटरप्रिटेशन चाहिए, लेकिन फिर भी अब संदेह तो पैदा हो ही रहा है कि एप्लीकेशन भेजी जाएगी या मामला भेजा जाएगा। इस पर बात कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल 60 दिन और 90 दिन और 180 दिन की अवधि तो आ ही गई कमिटल के लिए। अब सेक्शन 210 जो पूर्व में था और अब कितना है 233। यह सेक्शन इसलिए बनाया गया ताकि लोगों की जो बुद्धिमत्ता तो ना कहें, क्योंकि बुद्धिमत्ता तो पॉजिटिव चीज है, लोगों की जो धूर्तता है उसको काउंटर किया जा सके। इसलिए सेक्शन 233 या पूर्व का 210 ये बनाया गया था। कल हमने चर्चा की थी और पूर्व से भी आप जानते हैं कि सीआरपीसी में धारा 300 ये है और वो कहती है कि एक व्यक्ति अगर एक अपराध के लिए एक बार दोष सिद्ध हुआ या दोष मुक्त हुआ तो उसे दोबारा, जब तक कि वो दोष सिद्धि या दोष मुक्ति प्रवर्तन में है, तब तक ना तो उसी अपराध के लिए और ना ही उन्हीं तथ्यों से बनने वाले किसी दूसरे अपराध के लिए विचारित किया जा सकता है। यद्यपि 300 में एक्सेप्शंस दिए गए हैं, लेकिन सामान्य स्थिति यही है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक अपराध हो, उसके संबंध में एफआईआर हो, इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन हो, तब तक कोई उसमें क्या करे, एक परिवार प्रस्तुत कर दे और स्वयं की दोष मुक्ति ये करा ले उसी मामले के संबंध में। और अगर दोष मुक्ति हो गई तो फिर 300 की स्थिति आ जाएगी। इसलिए इस दशा को निवारित करने के लिए यह सेक्शन बनाया गया है और इसमें यह कहा कि अगर किसी अपराध के संबंध में पुलिस अन्वेषण यह भी चल रहा है और कंप्लेंट केस यह भी फाइल कर दिया गया, तो फिर जैसे ही मजिस्ट्रेट को यह पता लगेगा कि मेरे समक्ष जो परिवाद प्रस्तुत किया गया है इसके संबंध में पुलिस अन्वेषण चल रहा है, तो वो अपने समक्ष चल रहे परिवाद की कार्यवाही को रोक देगा, खत्म नहीं करेगा, रोक देगा। और जहां अन्वेषण चल रहा है वहां अन्वेषण अधिकारी से रिपोर्ट ये कॉल करेगा और अन्वेषण के संबंध में जो पुलिस रिपोर्ट आएगी उस पुलिस रिपोर्ट में अगर उस अपराध का, जिस अपराध के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया गया था उससे भिन्न किसी अपराध के होने का कथन किया जाता है, यानी पुलिस रिपोर्ट यह कहती है कि परिवाद में जिस अपराध का कथन किया जा रहा वो हुआ ही नहीं, वो नहीं हुआ, कोई और अपराध हुआ है, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट में परिवाद वाले मामले से भिन्न अपराध का कथन किया जाता है, या फिर यह कथन किया जाता है कि कोई अपराध हुआ ही नहीं, या फिर यह कथन किया जाता है कि अपराध हुआ वही हुआ जो परिवाद वाले मामले में है, किंतु उन लोगों ने नहीं किया जो परिवाद वाले मामले में अभियुक्त हैं, बल्कि किन्हीं डिफरेंट लोगों ने किया है, ठीक है ना। या फिर यह कथन होता है कि उनमें से कुछ जिन्होंने अपराध किया इन एक्चुअल वे परिवाद वाले मामले में अभियुक्त हैं, लेकिन परिवाद वाले जो मामले में जो शेष अभियुक्त हैं उन्होंने अपराध नहीं किया, इस आशय की पुलिस रिपोर्ट आती है। यानी अगर नटशेल में बात करें
कि अपराध भिन्न होने का कथन किया जाता है या भिन्न व्यक्तियों द्वारा किए जाने का कथन किया जाता है, ये स्थिति आती है, तो क्या होगा? पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित मामला और पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा आधार पर संस्थित मामला यानी परिवाद वाला मामला दोनों चलेंगे, तब दोनों चलेंगे और दोनों अपने अपने गुणदोष के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि भिन्न अपराध हुआ, वो कहता है भिन्न अपराध हुआ, तो विचारित होना जरूरी है। ये सही कहते हैं या ये सही कहते हैं, ये कहते हैं कि इन लोगों ने किया, वो कहता है उन लोगों ने किया, तो किसने किया ये पता लगना जरूरी है। ये कहते हैं इन्होंने और अमुक लोगों ने मिलकर किया, वो कहते हैं ना अमुक लोगों ने ही किया, इन लोगों ने किया ही नहीं, तो दोनों मामलों का विचारण अपने अपने गुणदोष के आधार पर होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर ये निकल कर आता है पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट वाले मामले में कि दोनों अपराध एक ही हैं और समान व्यक्तियों द्वारा कारित किए गए हैं, ऐसा दोनों जगह अभियुक्त भी समान है और मामला भी समान है, तो स्थिति यह रहेगी कि दोनों मामले ऐसे चलेंगे मानो दोनों पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हों, ठीक है। यानी फिर दोनों रुकेगा कोई नहीं, दोनों पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो, ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। स्थगन केवल उसी दशा में होगा, ठीक है, यानी रुका तब तक रहेगा जब तक कि न्यायालय के पास पुलिस रिपोर्ट नहीं आ रही है, ठीक है ना, केवल तब तक रुकेगा। लेकिन मान लीजिए पुलिस रिपोर्ट 20 साल नहीं आती, तो कंप्लेंट केस 20 साल नहीं रुकेगा, और ये यहां नहीं लिखा है, और जहां कानून मौन है वहीं आपका केस लॉ ये काम आता है। तो केस लॉ में जो केस लॉज आए हैं सुपीरियर जुडिशरी के, उसमें यह कहा गया है कि ऐसी दशाओं में फिर अनंत समय तक कंप्लेंट की कार्रवाई रोकी जाए, ऐसा नहीं होगा, बल्कि फिर कार्रवाई चल पड़ेगी। क्या कहता है देखें, जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी मामले में, ठीक है ना, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी मामले में, जिसे इसमें इसके पश्चात परिवाद वाला मामला कहा गया है, कहा भी जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच या विचारण के अनुक्रम के दौरान, चाहे जांच चल रही हो और चाहे विचारणा चल रहा हो, उसके समक्ष यह प्रकट किया जाता है कि उस अपराध के बारे में जो उसके द्वारा की जाने वाली जांच या विचारण का विषय है, पुलिस द्वारा अन्वेषण हो रहा है, तब मजिस्ट्रेट ऐसी जांच या विचारण की कार्यवाही को रोक देगा और अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी से उस मामले की रिपोर्ट मांगेगा, ठीक है ना, रोक देगा और अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी से उस मामले की रिपोर्ट ये मांगेगा। और क्या कह रहा है, अपराध इसका अन्वेषण चल रहा है, जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने ये प्रकट किया जाएगा वैसे ही मजिस्ट्रेट ये कार्रवाई करेगा। अपराध इसका सीमित अर्थ यहां नहीं लिया गया है, अपराध यहां कृत्य और लोप के रूप में लिया गया है। जैसे आदमी मरा और ऐसी परिस्थितियों में मरा कि उसे सदोष मानववध कहा जा सकता है, लेकिन यह सदोष मानववध हत्या की कोटि का हो सकता है, यह सदोष मानववध हत्या की कोर्ट में ना आने वाला आपराधिक मानववध हो सकता है, यह सदोष मानववध दहेज मृत्यु हो सकता है, यह सदोष मानववध आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित कराकर किया जा सकता है, यह सदोष मानववध ऐसी उपेक्षा और उतावलेपन से कारित किया जा सकता है, ठीक है, जो कि विधि अनुचिंतित नहीं करती, ठीक है ना, उससे भी हो सकता है। ये सारे सदोष मानववध की कैटेगरीज हैं, लेकिन सदोष मानववध एक चीज है और उसकी ये उपजातियां हैं, और इनमें दंड के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत अंतर आ जाएगा। और 300 की भाषा देखें, 300 की भाषा क्या कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध या दोषमुक्त कर दिया गया
तो न तो उस अपराध के लिए और ना ही उन्हीं तथ्यों से बनने वाले किसी अन्य अपराध के लिए। ठीक है ना? तो सदोष मानववध बनेगा तो उन्हीं तथ्यों से। फर्क सिर्फ आएगा आशय, ज्ञान, उपेक्षा, उतावलापन, दुष्प्रेरण आदि आदि का, यही तो आएगा। इसलिए यहां अपराध विशेष, ठीक है, अर्थों में लिया गया है। अगर अन्वेषण 304A पर भी चल रहा है और कंप्लेंट 302 में फाइल हुई है तो भी रोक दिया जाएगा, तो भी रोका जाएगा। ठीक है ना? और पुलिस रिपोर्ट काल की जाएगी, क्योंकि 304A में चल रहा है अन्वेषण। यानी 304A में तो इसलिए चल रहा क्योंकि FIR 304A में हुई। विवेचना से तो 302 पाई जा सकती है। ठीक है ना? और अगर यहां 302 में होके रख गया एक्विटल, तो 304A का क्या होगा अगर पुलिस रिपोर्ट आ गई, या विस वर्षा उल्टा कर दें तो भी झंझट तो हो ही जाएगा। इसलिए यहां अपराध विशेष अर्थों में लिया गया है। और यह बात भी विभिन्न जुडिशियल डिसीजंस में आई है कि जो 233 सबसेक्शन 1 में अपराध शब्द कहा है वो विशद अर्थों में है, और अगर उन्हीं तथ्यों, उन्हीं कार्यों, उन्हीं लोपों से बनने वाले किसी भी अपराध की बाबत पुलिस अन्वेषण चल रहा है, तो उन्हीं कृत्यों, उन्हीं लोपों से बनने वाले किसी अन्य अपराध के लिए अगर कंप्लेंट केस फाइल किया जाता है तो भी कंप्लेंट की कार्रवाई स्थगित की जाएगी और अन्वेषण की रिपोर्ट काल होगी, और तब तक के लिए कार्रवाई स्थगित रहेगी। लेकिन अनंत काल एक रीजनेबल टाइम होता है हर चीज का, वो रीजनेबल टाइम बीत गया तो फिर कोई रिपोर्ट का इंतजार नहीं होगा अनंत समय तक, फिर कंप्लेंट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अच्छा, लेकिन सामान्य क्रम में एक युक्ति संगत समय के भीतर अन्वेषण की रिपोर्ट आ ही जाती, और अगर आ गई तो आगे प्रोसीजर कैसे चलेगा वो बता रहा है। यदि अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा 193 के अधीन रिपोर्ट की जाती है और ऐसी रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान किया जाता है जो परिवाद वाले मामले में अभियुक्त है, तो परिवाद वाले मजिस्ट्रेट परिवाद वाले मामले की और पुलिस रिपोर्ट से पैदा होने वाले मामले की जांच या विचारण साथ साथ ऐसे करेगा मानो दोनों मामले पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए। क्या कहता है? कहता है अगर पुलिस रिपोर्ट ये प्रस्तुत होती है, और न सिर्फ प्रस्तुत होती बल्कि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध का संज्ञान भी करता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के लिए ये जरूरी नहीं है कि पुलिस रिपोर्ट अगर किसी अपराध का होना कहेगी तो उस अपराध का संज्ञान हो ही जाएगा, मजिस्ट्रेट स्वयं भी देखेगा। ठीक है ना? कि पुलिस रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई उससे कोई अपराध बनता भी है या नहीं, और अगर बनता है तो किसके द्वारा, उस अपराध के लिए हम किसको आहूत करें। ठीक है ना? इन सारी चीजों की जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। 204 में क्या लिखा? यदि पर्याप्त आधार वो पाएगा कि व्यक्ति को विचारित किए जाने के लिए आहूत करे उस साक्ष्य के आधार पर जो पुलिस रिपोर्ट में संकलित हुआ, तभी तो आहूत करेगा, नहीं तो क्यों करेगा। ठीक है? तो सवाल यह है, यहां पुलिस रिपोर्ट आ गई और पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान भी मजिस्ट्रेट ने कर लिया और किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कर लिया जो परिवाद वाले मामले में भी अभियुक्त है, और दोनों मामले उसी अपराध से संबंधित है, अर्थात उन्हीं कृत्य और लोपों से संबंधित है। तो भले ही भिन्न धाराओं में मामला आ गया है तो भी दोनों मामले एक साथ ऐसे चलेंगे मानो दोनों पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है और दोनों में विचारण की कार्रवाई चलेगी। ठीक है? क्योंकि सेम अक्यूज हो गए, सेम घटना हो गई, सेम सारी चीजें होंगी। ठीक है ना? तो दोनों मामले चलना जरूरी हैं और दोनों ऐसे चलेंगे मानो दोनों पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो। और अगर स्थिति यह आई कि डिफरेंट घटना के संबंध में पुलिस रिपोर्ट है और डिफरेंट घटना के संबंध में, डिफरेंट घटना तो नहीं, डिफरेंट अपराध के संबंध में पुलिस रिपोर्ट है और डिफरेंट अपराध के संबंध में परिवाद वाला मामला है, या डिफरेंट व्यक्तियों के विरुद्ध
मजिस्ट्रेट संज्ञान करता है अपराध का, तो फिर दोनों मामले अलग अलग चलेंगे, फिर एक साथ नहीं चलेंगे, फिर अलग अलग चलेंगे और उसी प्रकार चलेंगे कि एक पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले की तरह चलेगा और दूसरा पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामले की तरह चलेगा। और अगर दोनों ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो आगे दोनों के लिए प्रक्रिया एक ही हो जानी है, और अगर मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी है तो फिर वैसे रहना है। ठीक है ना। तो कहता है यदि पुलिस रिपोर्ट परिवाद वाले मामले में किसी अभियुक्त से संबंधित नहीं है, यानी कंप्लेंट में अभियुक्त अलग हैं और पुलिस रिपोर्ट अलग व्यक्तियों के लिए प्रस्तुत की गई है, या यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान ही नहीं करता, ठीक है, इसलिए नहीं करता कि पुलिस रिपोर्ट किसी अपराध का होना कहती ही नहीं, या पुलिस रिपोर्ट तो अपराध का होना कहती है लेकिन मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर नहीं करता तो कारण कोई हो, वो अगर संज्ञान नहीं करता तो वह उस जांच या विचारण में जो उसके द्वारा रोक ली गई थी इस संहिता के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा, सीधी बात है। ठीक है ना। तो कंप्लेंट केस ऑलरेडी चल पड़ेगा, और अगर पुलिस रिपोर्ट भिन्न आधार पर तो वो अलग चलेगा, ये अलग चलेगा। ठीक है ना। तो ये 209 और आपका 233, वो 209 और 210 जो वर्तमान में 232 और 233। बस एक बात और कि ये तो बात हुई तब जबकि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हुआ कि अपराध अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी है, तो वो पूरे मामले को उठाकर सेशन सुपुर्द कर देगा, लेकिन उस समय प्रतीत नहीं हुआ। जिस समय उसने ठीक है शुरुआत की कार्यवाही की उस समय उसे प्रतीत ही नहीं हुआ कि अपराध अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी, तो उसने सेशन सुपुर्द किया ही नहीं। ठीक है ना। तो फिर अगर अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी नहीं तो उसके द्वारा विचारणी होगा, क्योंकि दो ही प्रकार के मामले, तीसरे प्रकार का मामला ही नहीं। अब उसने विचारित करना शुरू कर दिया और विचारण के दौरान जो साक्ष्य आया उससे पता यह लगा कि अपराध अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी है। ठीक है ना। और विशेषकर लैंगिक मामलों में इस सेक्शन का दुरुपयोग भी होता है और यह वास्तविकता भी होती है, और इसी के लिए विचारण चलाया जाता है कि यूनिवर्सली हम कुछ नहीं मान सकते कि कोई झूठ बोलता है, और ना यूनिवर्सली हम ये मान सकते हैं कि कोई सच बोलता है। दोनों बातों में से कोई बात हम सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। अक्सर ऐसा होता है कि आदमी डर के कारण, शर्म के कारण, संकोच के कारण, लाज के कारण एफआईआर के समय सारी बात नहीं कह रहा, लेकिन जिस समय विचारण शुरू हुआ उसने हिम्मत की, जब उसे लगा अदालत का वातावरण वो अपने में हिम्मत पैदा करता है, उसने सारी बात कही और उससे पता लगा कि अपराध तो अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी। तब क्या हुआ? तो ऐसी दशाओं के लिए पूर्व की सीआरपीसी में धारा 323 थी और अब 323 का करस्पॉन्डिंग सेक्शन होगा। उन दशाओं में जब विचारण के दौरान यह पता लगेगा कि अपराध अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी है, तो भी मजिस्ट्रेट को मामला सेशन सुपुर्द कर देने की ताकत होगी, क्योंकि सेशन सुपुर्द जो मामला होना चाहिए, अर्थात जो अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी है, वो चूंकि अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी है, एक्सक्लूसिवली उन्हीं के द्वारा ट्रायबल है, तो अन्य किसी के द्वारा विचारित नहीं हो सकता। तो अगर बीच में यह दशा आती है तो भी क्या होगा कि अपराध सेशन सुपुर्द हो जाएगा। तो ये सारे सेक्शन, ये विचारण से पूर्व की तैयारियां हो गई। हालांकि आरोप भी विचारण से पूर्व की ही तैयारी है, लेकिन आरोप की विरचना के साथ विचारण प्रारंभ हो जाएगा, और आरोप की विरचना के साथ विचारण प्रारंभ हो, इसके लिए जरूरी है यह जाना जाए कि आरोप विरचना होगी कैसे, क्योंकि जिस बात के बारे में आप कुछ नहीं जानते वो बात आप कर पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। और
आप लगातार झूठ प्रचार करोगे कि जो आप नहीं जानते वो आप कर रहे हो, अगर आप ये दावा कर रहे हो कि जो आप नहीं जानते हो वो आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप झूठ ही कह रहे हो, क्योंकि जो आप जानते ही नहीं वो आप कर कैसे रहे हो। वही बात कि लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना कैसे की जाए और जिसकी की जाए उससे तो तुम्हारा कोई परिचय ही नहीं है। भाई प्रार्थना तो भगवान की जाती है और भगवान से तुम्हारा कोई परिचय नहीं, तो तुम प्रार्थना कैसे कर रहे हो? पहले भगवान से परिचय तो हो, प्रार्थना तो तभी होगी। अगर भगवान से परिचय ही नहीं तो प्रार्थना होगी कैसे? और भगवान की ओर जाने की जो सीढ़ियां हैं उनमें तो पहली सीढ़ी पर भी तुम नहीं हो, तो फिर अगर तुम ये कह रहे हो कि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। और इस सच्चाई को रोज ही आप देख सकते हैं। जितने प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना कहां कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है। वो मंदिर में कर रहे हैं, मस्जिद में कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, स्थान का कोई महत्व थोड़ी है। लेकिन अगर वाकई वो प्रार्थना कर रहे हैं तो जरा कभी अगर तुम्हें ईश्वर शक्ति देता या किसी को भी देता, वो उनके मनों में झांकते तो पता लगता कि वो कितनी प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, न तो मंदिर में कोई प्रार्थना कर रहा है, न कोई मस्जिद में प्रार्थना कर रहा है। वहां भी आप उसी चीजों की या उन्हीं चीजों की बातें कर रहे हैं जो उन स्थानों से बाहर जिन चीजों की बातें कर रहे हैं, तो आप कोई प्रार्थना नहीं कर रहे और कर भी नहीं सकते। जिस चीज से आपका परिचय नहीं उसकी प्रार्थना कैसे हो सकती है? भाई सबसे पहले किसी से परिचय तो हो तब तो। अरे भाई कौन आपको ध्यान आएगा? वही तो ध्यान आएगा जिसे आप जानते हो। जिसे जानते ही नहीं उसे कैसे याद करोगे? भाई ये बात ही झूठ है अपने में कि हम उसे याद कर रहे हैं जिसे हम जानते ही नहीं। कैसे कैसे संभव? कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? तो इसीलिए आप देखते हैं दुनिया में इतनी प्रार्थनाएं चल रही, लेकिन उन प्रार्थनाओं का कोई प्रभाव संसार पर या समाज पर होता नहीं दिख रहा है। कारण ये कि हो ही नहीं रही, हो ही नहीं रही। ठीक है ना? तो वही है कि आरोप की विरचना हो, इसके लिए हमें यह पता हो कि आरोप होता क्या है। आप कहते हो कि हमने उस पर आरोप लगाया, क्या लगाया? उसे पता लगे कि आपने आरोप लगाया, तभी तो वो अपना बचाव कर पाएगा। तो आरोप में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये आरोप की विरचना से पूर्व हमको पता होनी चाहिए। तो अगला अध्याय इसी को समर्पित है कि आरोप में क्या क्या विशिष्टियां और विशेषताएं होनी चाहिए। उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल से मेरा मतलब है कि जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो करेंगे, देखेंगे।